हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज। और आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं मोल कंसेप्ट। तो फिजिकल केमिस्ट्री आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं और आज का पहला लेक्चर जो है बेटा वो इंट्रोडक्शन होगा मोल कंसेप्ट का। और मोल कंसेप्ट में जो छोटी छोटी चीजें आप सभी बच्चों को परेशान करती हैं, सर एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, तो एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है बेटा, एकेडमिक से एडवांस लेवल तक की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जो क्लास 9th और 10th में हम लोग मिस कर गए थे वो क्लास 11th में हमने बेसिक से पढ़ना है। तो सारी क्लासेस रहने वाली है मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री। तो आप लोग एक एक टॉपिक को यहां से अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा टॉपिक है एटम। सो एटम क्या होता है? अगर मैं एटम के बारे में एक छोटी सी बात बोलूं तो आई थिंक सभी बच्चों को यह बात पता है कि एटम क्या है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सभी लोग जानते हैं एटम क्या होता है बेटा, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम कहा जाता है। ठीक है, यानी एटम को हम लोग हिंदी में लिखते हैं बच्चों परमाणु। क्या लिखते हैं बच्चों? परमाणु लिखते हैं। तो परमाणु क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट यानी किसी तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे बच्चे जानते होंगे एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक आयरन है, आयरन, ठीक है, मेरे पास मान लो आयरन है बेटा। अगर मैं आयरन को, जैसे मान लो एक आयरन की रॉड है या आयरन का कोई एक टुकड़ा है, अगर मैं इसे तोड़ूं, तोड़ो तोड़ो इसको, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, लास्ट में बेटा जो एक छोटा सा पार्टिकल रह जाएगा ना, वही एटम है। वही क्या है? एटम है। तो एटम क्या है? जब हम कोई आयरन की शीट को, मान लो बेटा ये एक आयरन की शीट है, इस आयरन की शीट को मैं टुकड़े टुकड़े कर रहा हूं। देखो ये बहुत सारे टुकड़े मैंने इस आयरन की शीट के कर दिए। देखो ये, ठीक है बच्चों, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दो प्यारे बच्चों। ये देखो बहुत छोटे छोटे टुकड़े। अब लास्ट में जो बच जाएगा ना, छोटा सा टुकड़ा, जो लास्ट का हिस्सा बच जाएगा, उसी को हम एटम कहते हैं। यानी एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का। पहली बात सबको समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो बेटा थोड़ा सा इसका। यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट्स। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला कि आपने बहुत छोटे छोटे से आयरन के टुकड़े कर दिए बेटा। ये देखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने आयरन के कर दिए बहुत सारे टुकड़े, और इन टुकड़ों का जो आखिरी हिस्सा बच जाएगा, ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो बेटा ये मेरे पास एक आयरन का पीस है, मान लो, है ना। तो इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आयरन का एक टुकड़ा है, इसको मैं तोड़ रहा हूं। देखो ये देखो, मैं तोड़ा, देखो तोड़ा तोड़ा, देखो ये बहुत तोड़ा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो इसको। देखो ये देखो जो आखिरी में बच जाएगा बेटा, जैसे मान लो ये मेरा आखिरी में बच गया, ये मेरा एटम है। ये मेरा क्या है बेटा? एटम है। ये एटम है। और ये जो एटम है ना बेटा, ये जो एटम है, ये किसका एटम है? ये इस एलिमेंट का एटम है। मान लो ये आयरन है, आयरन की शीट है Fe। तो ये जो है ना, ये आयरन की शीट है, यानी एक एलिमेंट है, और इसका एक छोटा सा पार्टिकल ये एटम है। अब ये जो छोटा सा पार्टिकल है ना बेटा, ये एटम जो है छोटा सा, ये क्या करता है? ये इस आयरन की प्रॉपर्टीज को, इस आयरन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करता है, बनाए रखता है। यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इस आयरन की होंगी ना, वही इस एटम की भी होंगी। यानी ये जो एटम होगा, ये इस आयरन की कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। तो एटम क्या होता है बेटा? एटम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, उनको रिटेन करता है, उनको बनाए रखता है। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म व कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणधर्म को बनाए रखता है। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट्स। यानी एटम क्या करता है? किसी एलिमेंट्स की
कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, यानी बनाए रखता है। एक एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, वो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे वो बना होगा, ठीक है, जिसका वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा। क्लियर हो गया? यानी अगर मैं आयरन की शीट को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दूं, तो जो सबसे आखिरी में बच जाएगा ना, सबसे आखिरी में, वही मेरा एटम कहलाएगा। और वो एटम क्या करेगा, उस पूरे पूरे आयरन के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा, यानी बनाए रखेगा। ये बात भी सबको समझ में आ गई। फिर अगली लाइन देखो, एटम्स मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी जो एटम होता है बेटा, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये कैसी बात बोल रहे हो सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों कंडीशन है। एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने लिखा है, देखो, एटम्स मे और मे नॉट हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी स्वतंत्र अवस्था में एटम जो होता है वो आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसके दो तीन कारण मैं आपको बताऊंगा, मतलब इसके बाद इसके अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। एक एलिमेंट जो होता है बेटा, उस एलिमेंट के अंदर होता है एटम, यानी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है बेटा? सबसे छोटा कण क्या है एलिमेंट का, यानी तत्व का। एलिमेंट को बोलते हैं हिंदी में तत्व। तो एलिमेंट का यानी तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है बच्चों? एटम, यानी परमाणु है। क्लियर हो गई बात? अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, एक होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्यारे बच्चों प्रोटॉन, एक होता है प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन। तो एक एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, अभी आगे भी समझाऊंगा पिक्चर के द्वारा, ठीक है। तो मैंने बोला एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर अगर फिर से समझो, अगर मान लो मैं इस आयरन की शीट को छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ दूं, तो क्या होगा? इसका जो आखिरी हिस्सा बचेगा, वो जो आखिरी टुकड़ा होगा ना, आखिरी पार्टिकल जो इसका होगा, वही एटम है। फिर हमने कहा उस एटम के अंदर क्या है? तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्यारे बच्चों, या उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको रिटेन कौन करता है? एटम करता है। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है प्यारे बच्चों, क्या ये तीनों इस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगी? तो आंसर क्या होगा? नहीं। ये जो है ना तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल आपको दिख रहे हैं बेटा, ये तीन जो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करेंगी। बात समझ में आ गई सबको? एटम करता है बेटा, एटम एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को रिटेन करता है, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रिटेन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? इसीलिए एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि एलिमेंट की सबसे छोटा पार्टिकल, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही क्यों है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि एटम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, अगली जो स्लाइड हमारी है, तो ये हमने रिमोट कंट्रोल से आगे बढ़ाना है बेटा। ये देखो नेक्स्ट हमारा है बेटा एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत कर रखी है बेटा, बहुत अच्छे से मैंने स्लाइड बनाई हुई है, तो ध्यान से देखिएगा अच्छे से। देखो मैंने एक एलिमेंट लिया है बेटा, यहां देखो, ध्यान से देखो, मैंने एक एलिमेंट लिया है बेटा। एलिमेंट क्या लिया है? इसको हटा देंगे। मैंने एलिमेंट लिया बेटा, देखो यहां पर एक आयरन, क्या लिया हुआ है? आयरन लिया हुआ है। ये देखो मैंने बड़ा सा एक आयरन बनाया हुआ, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आयरन है, ये एक एलिमेंट है। क्यों है एलिमेंट?
क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई थी अभी, जो एलिमेंट होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है एटम। और एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता भी है, यानी उसकी इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस होती है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब एक बात समझो, एलिमेंट क्या होता है फिर? दे कंटेन सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। नहीं लिखना बेटा यहां पर, इसको थोड़ा चेंज करना, एटम लिख देना, ठीक है? यहां पर क्या लिख देना? एलिमेंट्स की जगह एटम से लिख देना। तो क्या बोला? एलिमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों? एलिमेंट क्या होगा? अच्छा, एलिमेंट का हमने क्या बोला? एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम है। अब एटम क्या है? सॉरी, एलिमेंट क्या है? अब एलिमेंट को समझते हैं ना, तो एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों? एलिमेंट क्या है? दे कंटेन, या एलिमेंट कंटेन सेम टाइप्स ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है? जो एक ही तरीके के एटम्स को कंटेन करता है। समझ में आ गया? पहले हमने एटम समझा, अब हम एलिमेंट को समझ रहे हैं। सो हमने कहा कि एलिमेंट वो होता है जो एक ही टाइप के एटम को कंटेन करता है। यानी तत्व क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व क्या होता है? जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी सेम काइंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अगली बात समझो। जैसे पहला बेटा मेरे पास एटम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे एटम है बेटा। ये एक ही तरीके के क्या कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइप के इनके अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो ये तो एटम हो गया, ये भी हमारा एलिमेंट ही है, यानी ये भी हमारे क्या हो गए? सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। इनमें एक ही तरीके के एटम्स मिलेंगे। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल भी हमारे आसपास हमको दिखाई देते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो ऑक्सीजन के अंदर बेटा ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है कि O होता है? एक बात ध्यान रखना, मैंने यहां पर देखो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं कुछ, जैसे O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन लिखा है बेटा, और सल्फर लिखा है एसिड। यानी O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? सर 2 होंगे, O और O। ये ऑक्सीजन का एटम है बेटा, और इसकी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। O2 की एग्जिस्टेंस होती है। O2 यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जो होती है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, पर O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है। अगर मैं उसमें से ऑक्सीजन का एक एटम ले लूं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन, तो उस एक ऑक्सीजन के एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। देखो यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम है बेटा, एक ये रहा, एक ये रहा। इन दोनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। O2 का मॉलिक्यूल जो होता है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, यानी ये स्वतंत्र रूप से ऐसा ही मिलेगा आपको। इसकी जो स्वतंत्र अवस्था होती है बेटा वो O2 होती है। ऑक्सीजन की जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है वो O2 होती है। क्लियर हो गया? ओजोन की जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है वो O3 होती है। और सल्फर किस फॉर्म में मिलेगा बेटा आपको? एसिड के फॉर्म में मिलेगा। सल्फर कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। देखो ये सल्फर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। सल्फर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या है बेटा? एसिड होती है। S8 के फॉर्म में आपको सल्फर मिलेगा। क्लियर है? ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगी? O2 के फॉर्म में। ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कभी भी ऑक्सीजन O2 यानी OO अलग से, इसको ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे अपन। देखो इसको ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे अपन। किसको नहीं बोलेंगे? इसको ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। ये ऑक्सीजन का एटम है बेटा, और इस फॉर्म में कभी भी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करेगी। यानी ऑक्सीजन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होगी? O2। यानी क्या समझ में आया आपने को? कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनकी होती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। समझ में आ गया? एक एलिमेंट जो होता है बेटा वो क्या करता है? सेम टाइप ऑफ एटम्स को कंटेन करता है। एलिमेंट वो होता है जो एक ही तरीके के एटम को कंटेन करेगा। अब एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस 2 तरीके से होती है, एक एटॉमिक फॉर्म में होती है और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर एटॉमिक फॉर्म की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। देखो सोडियम आपको नेचर में ना ऐसे ही मिलेगा। देखो सोडियम इसी फॉर्म में मिलेगा बेटा, पोटेशियम इसी फॉर्म में मिलेगा, और मैग्नीशियम बेटा आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। इनकी फ्री एग्जिस्टेंस यही होती है।
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनकी यही होती है। यानी एलिमेंट की जो दो काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स यानी टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। यानी कुछ एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं एलिमेंट वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में उनकी इंडिपेंडेंट या फ्री एग्जिस्टेंस होती है। क्लियर हो गया बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो कोई आपसे पूछे बेटा O2 जो होता है वो किस फॉर्म में फ्रीली या किस फॉर्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उसकी? O2 के फॉर्म में। सल्फर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होती है? एसिड की होती है। क्लियर हो गया? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो एलिमेंट क्या हुआ? एलिमेंट क्या हुआ? जो सेम काइंड ऑफ एटम्स को कंटेन करेगा। दे कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, जो सेम टाइप ऑफ एटम को कंटेन करते हैं। यानी तत्व क्या होते हैं? जिनमें एक ही तरीके के परमाणु पाए जाते हैं और वो दो प्रकार से होते हैं। यानी अगर मान लो एटॉमिक है तो ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे। और कुछ एलिमेंट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनकी होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आती है बेटा बात मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो जैसे हमने एटम को एक्सप्लेन किया वैसे ही मॉलिक्यूल को समझते हैं। सो मॉलिक्यूल क्या है प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? अब थोड़ा सा इसको समझो। मॉलिक्यूल क्या है? देखो, मॉलिक्यूल हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। यानी जो मॉलिक्यूल है, इससे पहले हमने एलिमेंट जब पढ़ा तो हमने एलिमेंट में समझा कि एलिमेंट दो तरीके से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है एलिमेंट्स की, या तो एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इट मींस कि मॉलिक्यूल क्या है? एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट भी है और कंपाउंड की तो होती ही है। जो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एटम तो होता ही होता है, इवन मॉलिक्यूल भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो देखो पहली लाइन मैंने क्या लिखा हुआ है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड एज वेल एज एलिमेंट्स। दोनों की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो मॉलिक्यूल होती है। अगर एक ही तरीके के एलिमेंट्स से अगर वो मॉलिक्यूल बना हुआ है तो वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। जैसे O2 है, O2 में दोनों एटम क्या है? सेम है। O3 है, O3 में तीनों एटम क्या है? ऑक्सीजन के हैं। तो यानी वो एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O के मॉलिक्यूल में बेटा हाइड्रोजन के एटम भी हैं और ऑक्सीजन का एटम भी है। तो वो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है वो मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बने हो वो हो जाएगा कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट। समझो मैंने लिखा है, देखो, दैट रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट कब होंगी? जब एक ही तरीके के एटम मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया O2, देखो ये एलिमेंट का क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट होगा एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के अंदर दोनों एटम सेम है। अगर मैं पानी का मॉलिक्यूल ले लूं बच्चों, तो पानी के मॉलिक्यूल में क्या है? यहां पर अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है पानी का। देखो यहां पर दो एटम हैं हाइड्रोजन के और एक है ऑक्सीजन का। तो ये दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है दोनों मॉलिक्यूल। ये दोनों मॉलिक्यूल है बेटा। पानी भी मॉलिक्यूल है यहां पर, यानी H2O भी एक अणु है, ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, पर ये अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से मिलकर बना हो वो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हो वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। समझ में आ गई बात सबको? अगला पॉइंट मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल कंपाउंड की, मॉलिक्यूल क्या होता है प्यारे बच्चों? कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करके रखते हैं। ठीक है? तो एक लाइन में लिखा है, देखो, दैट रिटेन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कंपाउंड।
जो यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, हिंदी वाले भी सुन लें, जो यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, वो गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म बोल लो या गुणधर्म बोल लो, को बनाए रखते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखे रहता है। क्लियर है? या रिटेन करता है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? आगे देखो, मॉलिक्यूल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मॉलिक्यूल की होती है बेटा, एटम की नहीं होती है। एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, बस एक कंडीशन में करता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे O2 मैंने आपको बताया, O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। यहां पर दोनों एटम सेम है, इसकी जो होती है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मैंने आपको बताया था। अब यहां पर बात आ रही है मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स में देखो H2O की बात कर लेते हैं। क्या H2O की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी? बिल्कुल होगी बच्चों। O2 की भी होगी। ऐसे ही मैंने बोला S8 की भी होगी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? सेम एटम से मिलकर बना हुआ। ये कैसा मॉलिक्यूल है? अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ। जैसे CO2 है बेटा, CO2 में भी अलग अलग एटम है, तो ये भी कैसा है मॉलिक्यूल? ये भी मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है, और इसकी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। तो मॉलिक्यूल्स चाहे सेम एटम से मिलकर बना हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो, दोनों ही कंडीशन में प्यारे बच्चा लोग उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। क्लियर हो गई बात? तो हमने बोला मॉलिक्यूल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया। फिर हमने क्या बोला कि एटम और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज नहीं करना बच्चों आपने। एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है अगर एक ही तरीके के एटम, यानी जैसे सोडियम है, देखो सोडियम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगी, लेकिन अगर वहां पर मैं O2 की बात करूं तो वो मॉलिक्यूल है, तो वहां पर एक ही तरीके का एटम जरूर है, वो है पर मॉलिक्यूल, समझ रहे हो? उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, लेकिन अगर कोई एटॉमिक फॉर्म में होगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम या मैग्नीशियम, तो इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगी। चलो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है बेटा? तो इससे पहले हमने बता दिया कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना? मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट्स, यानी किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट जो है वो मॉलिक्यूल है। that retain the chemical properties and characteristics of that compound, जो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखता है, ये भी हमने बता दिया। मॉलिक्यूल हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, यानी एक अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है या मिलता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, यानी अणु किसे कहते हैं? अणु। मॉलिक्यूल क्या होता है इसको समझो। Two or more same or different atom combined with each other to form a molecule। जब दो या दो से ज्यादा एटम, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, जब दो या दो से ज्यादा सेम और डिफरेंट एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे देखो बेटा, अगर मान लो मैं दो H और H को आपस में कंबाइंड कर दूं, दोनों सेम एटम है बेटा, कैसे हैं? सेम एटम है, अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो यहां से मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, जो कि एलिमेंट का क्या होता है? एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर आ जाओ, एटम भी होता है पर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना इस बात को लेके। डिफरेंट एटम अगर हम ले लें, जैसे मान लो मैंने दो H के एटम ले लिए हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का ले लिया बेटा, तो यहां से क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। ये कंपाउंड, यानी टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और मेरी अगली स्लाइड क्या है? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सो प्योर सब्सटेंसेस किसे बोलते हैं भाई? प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ये दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर।
अब इसमें दो कैटेगरी आती है, एक आता है बेटा कंपाउंड, एक आता है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एक एटम से मिलकर बना होता है, यानी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है, जो क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम से। ये क्लास 9 10th के टॉपिक है सारे के सारे। जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होगा बेटा उसे बोलेंगे एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होगा, जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। देखो कंपाउंड क्या होते हैं, दे कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। एग्जांपल CO NH3 और CaCO3, ये सारे अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्यारे बच्चों, ठीक है, जो अलग अलग एटम से मिलकर बना होगा उसे अपन बोलेंगे कंपाउंड, और जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होगा प्यारे बच्चों उसे बोलेंगे एलिमेंट। तो ये हो गया एटम और एलिमेंट और कंपाउंड, जो दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, दो तरीके के होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ गया अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये टॉपिक क्या है, देखो ये है एटम। सो एटम के अंदर दो चीजें होती है बेटा, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन। और आपको अच्छे से पता है बेटा, देखो ये जो सेंटर में आपको पार्ट दिख रहा है, ये सेंटर में जो पार्ट दिख रहा है ये है मेरा न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन मेरा न्यूक्लियस है। इसके अंदर दो चीजें हैं, देखो ये जो मेरी आपको ब्लू बॉल्स दिख रही हैं अंदर, ये हो गए मेरे क्या, न्यूट्रॉन्स। देखो इसको मैंने न्यूट्रॉन्स बोल दिया, ये साइड वाले दो ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये बीच में इसको मैंने बोल दिया बेटा न्यूक्लियस। क्लियर है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसके सराउंडिंग ये जो येलो बॉल्स दिखाई दे रही है आपको, ये मेरी इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो एटम के अंदर जो होता है बेटा, और एटम में एक और चीज याद रखना, जो एटम होता है प्यारे बच्चों, एटम का साइज कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का होता है प्यारे बच्चों 10 की पावर -15 मीटर। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन बहुत छोटा होता है, यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर, और एटम का साइज कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर हो गया, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एटम के अंदर दो चीजें होती है बेटा, न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, और प्लस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, है ना, ऑर्बिट में। ये क्या होता है बेटा, ऑर्बिट। देखो ये इसका ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, देखो अलग अलग ऑर्बिट होंगे ये, देखो ठीक है। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, और ये अंदर न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इतनी बात भी सबको समझ में आ गई, छोटी बात थी, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक लेके आ गए आपके सामने, देखो एक और टॉपिक लेके आए बढ़िया सा, और ये क्या है बेटा, ये है सब एटॉमिक पार्टिकल। ये भी आपको क्लास 9th 10th में पता ही होगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं बेटा, देखो एटम के अंदर एक होता है बेटा न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक है बेटा ये देखो इलेक्ट्रॉन। ये 3 हैं एटम के अंदर, ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर है। और ये मैंने पूरा न्यूक्लियस, देखो बेटा ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस था, इसको मैंने जूम करके यहां दिखा दिया, देखो ये पूरा न्यूक्लियस है प्यारे बच्चों। इस न्यूक्लियस के अंदर जो व्हाइट बॉल दिख रही है ये न्यूट्रॉन मान लिया हमने, और ब्लैक वाले को मान लिया प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलकर क्या कहलाती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा अगली चीज देखो, एक वर्ड मैंने लिखा है न्यूक्लियॉन्स। क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना। एक मैंने क्या लिखा है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मैंने हिंदी में लिख दिया यहां पर न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बेटा पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं उन्हीं को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। राइट। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं बेटा न्यूक्लियॉन्स। ध्यान रखना इस वर्ड को, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं प्यारे बच्चों
न्यूक्लियॉन्स। इतनी बात भी क्लियर हो गई। तो सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं अपने पास, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हमने 3 पढ़ने हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को बोलते हैं। और इनमें से न्यूक्लियस के अंदर 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हीं को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। यही हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन बेटा ऑर्बिट के अंदर करता है रोटेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। नेक्स्ट ये रहा अगला टॉपिक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बेसिक चीजें आपको क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं फिर यहां पर एक बार आपको दोहरा रहा हूं। बेटा सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है बेटा, देखो पॉजिटिव में वैल्यू होती, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है प्यारे बच्चों, -1.6। कई बार बच्चे माइनस लिखना भूल जाते हैं, तो इस चीज को नहीं बोलना है, ठीक है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बेटा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है देख लो, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। आपको पता है न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर होगा बेटा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला आता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के मासेस आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पॉइंट है, आगे एटम के अंदर पढ़ेंगे, पर मैंने इसको बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने रखा है आज का, तो मैंने इसी वीडियो में अंदर इनको थोड़ा सा एड ऑन कर रखा है। तो ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन जो कि सबसे भारी होता है, सबसे भारी होता है इन तीनों में, तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है, देखो 1.675। ध्यान रखना इस अमाउंट को, कितना होता है बेटा 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है प्यारे बच्चों 1.6725। यानी अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवियर होता है। सो न्यूट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों वो थोड़ा सा हैवियर होता है प्रोटॉन से, थोड़ा भारी होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन, 19-20 का फर्क होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में हैवियर कौन सा पार्टिकल होता है, तो प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन होता है। कितना, न्यूट्रॉन का मास 1.675 और प्रोटॉन का मास देख लो 1.6725, थोड़ा सा कम है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दोनों की यूनिट ग्राम में लिखनी है आपने, तो पावर सेम है, आगे की जो डेसिमल में वैल्यू लिखी है वो 19-20 का फर्क है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल आपको पता ही होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये आपने याद रखनी है। तो इसका जो नोट्स होगा बेटा वो मैं नोट्स पे डाल दूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे या जहां भी आपको मैं बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग नोट्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं बेटा। अगली स्लाइड क्या कहती है अपनी, अगली स्लाइड कहती है स्टोइकियोमेट्री क्या होती है भाई। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, देखो भाई स्टोइकियोमेट्री का मतलब हो गया, जैसे मान लो मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन, सो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्स सेम होते हैं बेटा, अप्रॉक्स सेम होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो लगभग बराबर होते हैं, और इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1 AMU के बराबर होती है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब ये 1 AMU क्या होता है, इसके बाद हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता है, पर दोनों के अप्रॉक्स में लेके चले तो दोनों का सेम होता है, ठीक है। और दोनों का मास जो होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। ये 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, इसके बाद समझाएंगे अगली स्लाइड के अंदर। अगला टॉपिक देखो बेटा, आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होंगे और डिफरेंट एटॉमिक मास होगा जिसका, ठीक है। जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा डिफरेंट। जैसे एग्जांपल देखो,
हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप होंगे, देखो 1H1, 1H2, 1H3। आप इसमें चेक करो, ये नीचे जो है बेटा इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर जो लिखा है बेटा पावर में, यहां देखो ये होता है कैपिटल ए और इसे बोलते हैं मास, यानी ये एटॉमिक मास है। तो जिनका मास डिफरेंट डिफरेंट होगा, देखो इसका मास 3 है, इसका मास 2 है, इसका मास कितना है प्यारे बच्चों 1 है। देखो तो तीनों का मास अलग अलग है, और जो नीचे लिखा रहता है ना बेटा ये होता है एटॉमिक नंबर, और तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अगला देखो, कार्बन के 2 आइसोटोप मैंने लिखे हैं, देखो 17C35, 17C37। तो कार्बन नहीं बेटा क्लोरीन के होंगे, सॉरी मैंने कार्बन लिखा है, क्लोरीन कर देना इसको, ठीक है। हाँ कार्बन का तो कितना होता है 6 होता है बेटा एटॉमिक नंबर, ये क्लोरीन का हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो क्लोरीन के मैंने 2 लिखे हैं, नॉट कार्बन बेटा, वो मिसप्रिंट हुआ है, क्लोरीन के होंगे। ठीक है, C17, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये देखो बेटा Cl17 और 35, पहला आइसोटोप ये है। दूसरा आइसोटोप मैंने बोला Cl17 और 37। तो ये दोनों आइसोटोप किसके होंगे, ये दोनों क्लोरीन के होंगे। तो ये मिसप्रिंट हुआ है गलती से, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए पकड़ में आ गई गलती। तो ये है बेटा क्लोरीन के 2 आइसोटोप, Cl17 Cl35, 17 Cl37। क्लियर है। अगला आ जाओ, कार्बन के आइसोटोप 3 होते हैं बेटा, C612 यानी 6C12, पहला ये आइसोटोप, दूसरा ये और तीसरा ये। बट इन तीनों में से हम लोग यूज कौन सा करते हैं, ये वाला, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ज्यादा फॉर्म होती है उसको हम लोग यूज करते हैं। ऑक्सीजन के भी 3 होते हैं बेटा, देखो 8O16, 8O17, 8O18। तो कॉमन कौन सी है अपने पास, पहली वाली। क्लियर है। तो आइसोटोप का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, मास डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आइसोबार में आते हैं, उल्टा हो जाएगा बेटा, सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। जैसे देखो कार्बन का होता है बेटा C614 और नाइट्रोजन का होता है 7N14। यानी अगर मैं यहां पर कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो दोनों का अलग अलग है एटॉमिक नंबर, और दोनों का मास क्या है बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन का बिल्कुल सेम है। तो यानी ये क्या हो गए, आइसोबार हो गए। ऐसी एक और होता है बेटा, देखो जो Ar होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और एटॉमिक मास होता है 40। और कैल्शियम यानी Ca का देखूं तो एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना, 20 और एटॉमिक मास कितना होता है 40। तो ये दोनों भी किसके एग्जांपल हो जाएंगे, आइसोबार के। सो आइसोबार क्या होता है प्यारे बच्चों, आइसोबार होता है जिनका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा, ये देखो व्हाट इज एएमयू। एएमयू के ऊपर आते हैं बेटा, एएमयू क्या होता है, देखो ये है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। एएमयू क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एटॉमिक मास यूनिट किसे बोलते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बार देखा होगा एएमयू लिखा रहता है या मोस्टली इस तरीके से यू लिखा रहता है, ठीक है, या तो एएमयू लिखा रहता है या यू लिखा रहता है। ये एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअल में है क्या, इसको समझते हैं। अगर मैं कार्बन के एक कार्बन का अगर मैं मास ले लूं और उस एक कार्बन के मास को 12 से डिवाइड कर दूं, वही आपका एएमयू होता है। देखो मैंने लिखा भी है बेटा, व्हाट इज एएमयू, 1 एएमयू। सो 1 एएमयू क्या होता है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C6C12। यानी एक कार्बन के मास को तो मैं एएमयू बराबर ये कह सकता हूं, देखो बेटा मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12, तो इसी को एक एएमयू कहते हैं। अगर मैं एक कार्बन के मास को 12 से डिवाइड कर दूं तो जो अमाउंट आएगी वही हमारी एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगी। सिंपल सी बात सबको समझ में आ गई होगी। सो एएमयू क्या है बेटा, ये है मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12।
अगर एक कार्बन के एटम के मास को अगर 12 से डिवाइड कर देता हूं प्यारे बच्चों, तो उसे कहते हैं AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। सबको इतनी बात समझ में आ गई? अब 1 AMU बराबर क्या लिखोगे? मास ऑफ C612 एटम अपॉन 12। जो मैंने लिखा है देखो, इसका मतलब वही है, यानी एक कार्बन के एटम का मास डिवाइडेड बाय 12, दिस इज कॉल्ड दी 1 AMU। और इसी 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1.99। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता हूं एक कार्बन के एटम का मास कितना होता है। सो एक कार्बन के एटम का मास 1.9926 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। देखो 1.99 इंटू 99, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। ये होती है एक कार्बन का मास। ये देखो मैं ये वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल 1.99, और एग्जैक्ट लिखोगे तो 26 भी लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर माइनस 23। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस वैल्यू को 12 से डिवाइड करूंगा ना प्यारे बच्चों, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ ये देखो, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और इसको केजी में लिखोगे तो केजी में हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ग्राम केजी। क्लियर है? याद रहेगी वैल्यू। सो 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? ये होगी कितनी? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये याद रखना, ठीक है? सो एक AMU बराबर कितना? 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इज इक्वल 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये कैसे निकालते हैं? देखो, आपने कार्बन का मास कैसे निकाला होगा ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। कार्बन का मास कैसे निकाला जाता है, ठीक है? जो उसका टोटल मोलर मास होगा, जो उसका टोटल मोलर मास होगा बेटा, कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 होता है। तो अगर हम 12 को किससे डिवाइड कर दें? 12 को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास समथिंग कुछ, ठीक है? अगर हम इसको इतने से डिवाइड कर दें तो ये हमारा मास ऑफ कार्बन एटम आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? अगर किसी का भी हमको मास निकालना हो तो उसके मास को किससे डिवाइड कर दो? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? तो अगर डिवाइड करोगे तो उस एटम का, जैसे कार्बन का हमको मास निकालना था तो हमने ये किया, तो हमारे पास कार्बन का मास प्यारे बच्चों ये आ गया 1.9926 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ठीक है? और डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा? डिवाइडेड बाई कितना आ गया? कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है? तो 12 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और इसी को अगर मैं केजी में लिखूंगा तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी हो जाएगा। क्लियर है? तो एक AMU की वैल्यू कितनी आई? ये ग्राम में और ये किलोग्राम में। अब इसी 1 AMU को बेटा हम लिखते हैं 1U। U भी लिखा जाता है इसको, AMU लिखो या U लिखो, और इसको बोलते हैं बेटा यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? इस U का मतलब होता है यूनिफाइड मास होता है बेटा। ध्यान से देखना, ये कई बच्चों को नहीं पता होता है। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफाइड मास बोलते हैं, या पहले इसी को बोलते थे 1 डाल्टन। पहले बोलते थे 1 डाल्टन, अब इसका कोई मतलब नहीं है। पहले ये बोला जाता था 1 डाल्टन बोलते थे, पर 1 डाल्टन अब नहीं यूज करते। अब बेटा AMU बोलो, एटॉमिक मास यूनिट बोलो, और बहुत अच्छा होगा अगर आप इसी को 1 AMU की जगह 1 यूनिफाइड मास लिखो, यानी आदत डाल लो, आदत डाल लो 1 AMU की जगह पर क्या लिखने की आदत डाल दो? 1 यूनिफाइड मास, ये लिखने की आदत डाल दो, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और केजी में लिखोगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर 27 माइनस 27 किलोग्राम। क्लियर है? तो ये हो गई बेटा इसकी बात, AMU की बात हो गई। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक टॉपिक और हमारे पास यहां पे है, देखो, और बड़ा अच्छा टॉपिक है, और इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको RAM, राम या रैम जो भी आप बोल रहे हैं इसको, ठीक है? सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है
ये एक डायमेंशन लेस होता है, यानी यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर हमें किसी को डायमेंशन लेस करना है, यानी किसी को यूनिटलेस करना है, तो यूनिटलेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग 1 AMU से डिवाइड कर देते हैं। जो भी एटॉमिक मास होगा AMU में, एटॉमिक मास इन AMU, अगर उसे हम 1 AMU से डिवाइड कर दें तो उसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक डायमेंशन लेस होता है, यानी उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर किसी के एटॉमिक मास को, किसी के एटॉमिक मास का अगर आपने यूनिट हटा देना है, किसी एटॉमिक मास के यूनिट को हटाना है, ठीक है, तो यूनिट हटाने के लिए, यानी यूनिटलेस करने के लिए, डायमेंशन लेस करने के लिए उसे क्या करते हैं हम लोग 1 AMU से डिवाइड कर देते हैं। तो किसी का भी जो एटॉमिक मास होगा बेटा, मान लो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है AMU में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी का एटॉमिक मास AMU में है तो उसे 1 AMU से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, तो जो एटॉमिक मास आएगा वो क्या आएगा, वो यूनिट लेस आएगा बेटा। वो कैसा आएगा, इकाई रहित, यानी यूनिट लेस आएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है किसी के एटॉमिक मास को अगर यूनिट लेस करना है, डायमेंशन लेस करना है, तो उसके एटॉमिक मास को AMU में लेना है और उसको AMU से डिवाइड कर देना है। एटॉमिक मास लेना है AMU में और उसी को डिवाइड कर देना है 1 AMU से। सो AMU से AMU हो जाएगा कैंसिल और आपका बचेगा सिर्फ यूनिटलेस एटॉमिक मास। ठीक है, तो यूनिटलेस अगर एटॉमिक मास करना है तो उसी को बोलते हैं रैम, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। एक होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसको RMM बोला जाता है। तो ये भी सेम ही चीज है बेटा। देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास को अगर आपने डायमेंशन लेस करना है, अगर एटॉमिक मास को अगर डायमेंशन लेस करना है तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया, अगर मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है बेटा, यूनिट लेस करना है, तो मॉलिक्यूलर मास को ले लो AMU में और उसे 1 AMU से कर दो डिवाइड। तो जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा यूनिटलेस। कैसा हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने यहां से सीखी आज के इस लेक्चर के अंदर। आई थिंक आपको कुछ चीजें यहां से समझ में आई होंगी। तो कीप वॉचिंग, यानी देखते रहना है अपने इस चैनल को। इसका जो अगला जो लेक्चर आने वाला है, इसके अंदर जो अगला लेक्चर हम लोग डालेंगे वो इसके आगे का लेक्चर होगा। तो मैं सीरीज से डालते रहूंगा क्लास 11th और 12th की सारे के सारे लेक्चर, सारा सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे, पूरा का पूरा केमिस्ट्री फ्री डाल देंगे पूरा का पूरा यूट्यूब के अंदर। तो आपने प्यार देके रखना है। अगर अपना प्यार बनाए रखेंगे तो बेटा मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर, स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से आखिरी तक जितने भी आपके टॉपिक हैं चैप्टर के अंदर, मैं आपको सारे करके दूंगा। तो हाल फिलहाल आज के लिए थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना मेरे को अपना समय दिया। तो आगे की वीडियोस आपके लिए अच्छी ऐसे ही आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, आपके इतने ढेर सारे प्यार के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जो मोल कंसेप्ट का पार्ट 2 होने वाला है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।